हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ फिजिकल की क्लास में। तो गाइस, जो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल की यूनिट 10 पढ़ने वाला है, ठीक है, जो कि हमारी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। ठीक, और आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिकल का, 12th क्लास का अपना, ठीक है, और कंप्लीट कर देंगे आज। और फिजिकल का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ, और कल से हम पीवाईक्यूज करने स्टार्ट कर देंगे, और कुछ सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको मेरे को बताने हैं, तो वो सब करेंगे अब हम। ठीक है, तो चलो आज जल्दी से चैप्टर को खत्म कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे जैसे यूनिट 10 है आपके ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है। ठीक है, ट्रेनिंग की डिफाइन क्या है। तो आपको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ट्रेनिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है बेटा, प्रिपरेशन करते हैं जिसके अंदर हम किसी भी एक अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। एक लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ध्यान रखना, एक लंबे समय के लिए आप कर रहे हो ट्रेनिंग। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि आप कितने टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम के लिए, एक लंबे टर्म के लिए आप, ठीक है, काफी टाइम से आप अपनी एक तरीके से प्रिपरेशन करो, तो ये भी आपकी एक ट्रेनिंग हुई। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या होती है, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग भी एक तरीके का प्रोसेस ही है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ओनली स्पोर्ट परफॉर्मेंस के लिए, कि हमारी स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो काफी अच्छी हो उस चीज के लिए। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा जी कि हम किस तरीके से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको मैं अगर बताऊं, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा टू सर्च फॉर यंग एथलीट हु हैव पोटेंशियल टू बिकम, मतलब हम वो सर्च करेंगे, एक ऐसे एथलीट को सर्च करेंगे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर के लिए पोटेंशियल होगा, फ्यूचर के लिए उस स्पोर्ट के अंदर काफी काबिल, मतलब काबिलियत होगी उसके अंदर, ताकि वो उस स्पोर्ट को और आगे ले जा सके और अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। ओके, तो ये एक एलाइट एथलीट के बारे में बात होती है इसके अंदर, जो टैलेंट हम ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका कोई एरिया, वहां पर कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लाइक मान लो, तो हमने क्या करा, वहां पे उस बच्चे को सर्च करा, ठीक, और हमने उसको क्या कर लिया, एज अ फ्यूचर टैलेंट के लिए उसको सेलेक्ट कर लिया, तो उसका आइडेंटिफाई करा हमने क्या, टैलेंट। ओके, इस तरीके से। इन अदर वर्ड अगर हम बात करें तो बेटा ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उस प्लेयर को, ठीक है, हु हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल, मतलब जिसके पास एक पोटेंशियल, एक फ्यूचर है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक, ये इन अनदर वर्ड्स के अंदर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन था। और भी देखो यहाँ पे प्रोसेस में क्या होता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा, तो कुछ स्टेजेस में होता है वैसे तो ये, और यहाँ पे इनटू 5 स्टेजेस बताए गए हैं जिसके अंदर हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे टैलेंट डिडक्शन, कि किस बच्चे के अंदर, किस प्लेयर के अंदर, ठीक है, वो टैलेंट है, ओके, जो हमें चाहिए। दूसरा, फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने का काम करेंगे बेटा जी हम, कि उसके अंदर टैलेंट है तो वो कौन सा टैलेंट है और कितना टैलेंट है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या पार्टिसिपेशन की टैलेंट है उसके अंदर, कि किस जगह में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। देन फिर टैलेंट डेवलपमेंट, की किस तरीके से टैलेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं उसको, मतलब हम उसको प्रोवाइड करेंगे कुछ, ठीक है, एथलीट्स, मतलब कुछ उसको लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर वो कुछ और भी सीख सके। तो ये तीसरा स्टेज था। चौथा स्टेज, चौथा जो स्टेज है, मतलब फोर्थ स्टेज है, वो हमारा टैलेंट, ठीक है, सिलेक्शन, जहां पे हम टैलेंट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब उस स्पोर्ट प्लेयर को या मान लो उस बच्चे को जिसके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके भाई, फिर टैलेंट ट्रांसफर करेंगे, मतलब स्पोर्ट से अनदर स्पोर्ट के अंदर उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस थे, ये स्टेजेस थे। अब हम बात करते हैं बेटा जी, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है वो स्पोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कैसे होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट। अगर मैं देखो सबसे पहले बात करूं तो टैलेंट क्या करता है, डिस्कवरी करने में मदद करता है और रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है हिडन टैलेंट्स को। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से बच्चे हैं बाबू, ठीक है, जिनके पास बहुत टैलेंट है पर एक्चुअल में क्या है, हिडन है। हिडन कैसे, हमें नहीं पता, हमें सर्च करना पड़ेगा, उस चीज में मदद करता है डिस्कवर करने में हम लोगों को। ठीक है, दूसरा, एनेबल करता है यंग एथलीट्स को डेवलप करने में, देयर टैलेंट, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके उसको मदद करता है, जो यंग मतलब एथलीट्स होते हैं, यंग बच्चे होते हैं उनको। एंड ऑलरेडी अटेंड द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे भी ले जाने में मदद करता है उन सभी बच्चों को, ठीक है, जिनके अंदर ये पोटेंशियल टैलेंट पाया जा रहा है। ओके, वहीं आगे क्या करता है, एथलीट एरियाज ऑफ द स्ट्रेंथ हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिसिप्लिन, और फिर साथ में डिसिप्लिन में भी मदद करता है हमें, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करी जाती है बेटा, ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको, ट्रेनिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। फिर आगे हेल्प टू डेवलप टॉप क्लास फ्यूचर एथलीट, और जो फ्यूचर एथलीट्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों के या स्पोर्ट्स के, ठीक है, उसको एक टॉप लेवल पे ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। उसका इंक्रीज द एथलीट कॉन्फिडेंस, और एथलीट के कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है। एंड क्रिएट द ग्रुप ऑफ टैलेंटेड एथलीट, और टैलेंटेड एथलीट जो होते हैं उनके ग्रुप को भी तैयार करता है।
वही यंगस्टर जो जिनको रियलाइज भी नहीं है कि उनके अंदर ये टैलेंट है, क्वालिटीज है, उन लोगों को भी पता लगता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटीज है, इस चीज से फायदा मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो आप हो, आपके अंदर कोई बढ़िया सा टैलेंट है पर आपको खुद को ही नहीं पता क्या टैलेंट है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ जो सर्चर है या रिसर्चर जो है वो आपको बताएंगे, तो आपको ही फायदा पहुंचेगा उससे, इस तरीके से। कंपोनेंट्स भी होते हैं बेटा जी कुछ हमारे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के, जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है बेटा हमारा आपका फिजिक्सियोलॉजी। ठीक है, फिर आपका फिजिकल एंड फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपके, फिर इंडिविजुअल एंड फिर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके बाद टेक्निकल और टैक्टिकल, मतलब कोई टेक्निकल क्या फैक्टर्स है, ये सारे कंपोनेंट्स है बेटा एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, हम इनमें से किसी भी का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए। ओके, वही बेटा अगर हम बात करें पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाइंग के पैरामीटर्स क्या है टैलेंट को, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जैसे कि सबसे पहले की साइज, स्ट्रेंथ और ठीक है मैचुरेशन लेवल क्या है उसका, मतलब कि क्या साइज है उसकी बॉडी का, देन फिजिकली स्ट्रेंथ क्या है उसकी, उसके बाद मैचुरेशन मतलब किस तरीके का वो तैयार है, मैच्योर है भी बच्चा या नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजिकल अगर मैं बात करूं इसके, सॉरी फिजिक्सियोलॉजिकल में, तो स्पीड क्या है उसकी, एजिलिटी क्या है और फिटनेस किस तरीके की है वो। उसके बाद नॉलेज क्या है, टेक्निकल स्किल्स उसकी कितनी है गेम्स को लेकर, अंडरस्टैंडिंग परसेप्शंस क्या बेटा उसको गेम्स को स्पोर्ट को लेकर, फिर एटीट्यूड क्या है एंड डिजायर क्या है उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेकर, पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेकर वो क्या डिजायर रखता है और क्या सोच रखता है वो। ठीक है, बहुत मैटर करता है, ये पैरामीटर्स है आइडेंटिफिकेशन के टैलेंट को। ओके, अब बात करेंगे बेटा जी जो टैलेंट है हमारा उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं हम स्पोर्ट के अंदर। ठीक है, मतलब टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर किस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं इसकी, डिफाइन क्या है टैलेंट डेवलपमेंट की हमारी। अगर हम टैलेंट डेवलपमेंट की डिफाइन की बात करें तो बेटा होल प्रोसेस, ये पूरा का पूरा वो प्रोसेस है, ठीक है, एक तरीके का जिसके अंदर एबिलिटीज या स्किल्स जो होती है किसी भी टैलेंटेड यंग की, उसको क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है और ज्यादा इनहेंस किया जाता है और ज्यादा बढ़ाया जाता है उसको एज अ ट्रेन कर करके। ठीक है, और ज्यादा मैच्योर किया जाता है उसको फ्यूचर के लिए। ओके, ये देखिए क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्पोर्ट, व्हाट इज द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, पीरियोडिटाइजेशन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। जो ये स्पोर्ट ट्रेनिंग पीरियोडिटाइजेशन है इसके बारे में देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये भी एक तरीके का हमारा प्रोसेस ही होता है। क्लियर, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं अपने एनुअल ट्रेनिंग को, मतलब जो पूरे साल की ट्रेनिंग प्लान होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक बना लेते हैं कि इतने टाइम के लिए हम ये काम करना है, इतने टाइम के लिए हमें ये काम करना है, ऐसे। और क्या होता है हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ईच ब्लॉक हैज अ पर्टिकुलर गोल, और हर एक ब्लॉक के अंदर एक गोल होता है पर्टिकुलर, और प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड ओवरलोडेड ऑन बॉडी, और एक स्ट्रेस और ओवरलोडेड होता है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, एक पर्टिकुलर गोल को लेकर, एक हर एक ब्लॉक के अंदर हर एक ईच एक क्रिएट सम हार्ड ट्रेनिंग पीरियड्स, ठीक है, और साथ में इजियर पीरियड्स में, ठीक है, कुछ मतलब फैसिलिटेट कर देगा, लाइक ऐसे कि कुछ हार्ड पीरियड्स होंगे उसके इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इस एनुअल पीरियड में जो डिवाइड करा हमने पूरे साल को छोटे छोटे प्लान्स में अपने उसके अंदर, और कुछ इजियर रिकवरी के लिए भी क्या होंगे उसके बाद पीरियड्स होंगे जिसके अंदर वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके। एंड पीरियडाइजेशन आल्सो हेल्प टू डेवलप, और ये साथ में फिजिक्सियोलॉजिकल एबिलिटीज, ठीक है, इसको भी क्या करने में मदद करता है, डेवलप करने में मदद करता है, जैसे कि लाइक उसकी स्पीड, ठीक है, और उसकी फिजिकल फिटनेस क्या है उसको भी क्या करता है, ट्रेन करता है। क्लियर, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। One eternity later. तो बेटा स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल जो होती है हमारी वो तीन होती है, सबसे पहले हमारी माइक्रो, ठीक है, सबसे पहले माइक्रो होती है, दूसरी हमारी मैसो होती है, ठीक है, और तीसरी हमारी माइक्रो साइकिल होती है। तो ये तीन साइकिल्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी माइक्रो साइकिल के बारे में। तो माइक्रो साइकिल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो माइक्रो साइकिल के अंदर क्या होता है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग होती है, सबसे कम समय की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, मिनिमम आप मान सको, मैं मैक्सिमम मान लो आपकी 1 वीक से, बस इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है, और ये मैक्सिमम जो इसका पीरियड होता है वो 1 वीक का होता है, इसलिए हम इसे कई बार ना बेटा वीकली साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये साइकिल बेटा कब अडॉप्ट की जाती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब कंपटीशन के लिए ना हार्डली एनी टाइम लेफ्ट, मतलब ज्यादा समय नहीं बचा होता आपके कंपटीशन के लिए, कितना समय बचा हो, जैसे कि हार्डली 7 to 10 डेज, बस 7 से 10 दिन अगर आपके बचे हैं कंपटीशन होने के लिए, ठीक है, तो उस समय पे हम इस ट्रेनिंग को क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब हमारे जो एथलीट्स होते हैं इस ट्रेनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक,
और ये ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है बेटा, ठीक है, जिस प्रिंसिपल पे ये ट्रेनिंग बेस्ड है वो है ओवरलोड और रिकवरी ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, दूसरी साइकिल हमारी जो है वो मेसो साइकिल है, ठीक है, जिसके अगर मेसो साइकिल देखो हमारी क्या होती है बेटा, जब हम माइक्रो साइकिल जो होती है हमारी, अगर 3 या 4 माइक्रो साइकिल्स को मैं एक साथ, ठीक है, इकट्ठा यूज करूं, मतलब एक साथ करूं, तो उसे मैं कह सकता हूं मेसो साइकिल। तो इसी वजह से हमारी जो मेसो साइकिल का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 21 से लेकर 28 डेज का होता है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड होगा बेटा वो 21 से 28 डेज का होगा। और इसका भी सेम प्रिंसिपल है वही, कि ओवरलोड और रिकवरी पर बेस होता है इसका प्रिंसिपल भी, जिसपे हमारा क्या था, माइक्रो साइकिल बेस थी। ओके भैया, अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो कंप्लाइज द पर्टिकुलर गोल, ये एक पर्टिकुलर गोल के लिए ही यूज की जाती है ट्रेनिंग, ठीक है। और ट्रेनिंग जो होता है यहाँ पे, प्रोग्राम फोकस ऑन द इम्प्रूविंग, और ट्रेनिंग जो होता है वो हमेशा फिजिकल कंपोनेंट को ही क्या करना पसंद करता है, अच्छा करना पसंद करता है, एथलीट की मतलब जो उसके फिजिकल कंपोनेंट्स है उनको सही करने की कोशिश करता है ट्रेनिंग के अंदर, जैसे कि मैक्सिमल मतलब स्टैटिक स्ट्रेंथ उसकी क्या है, स्पीड क्या है, एंड्योरेंस क्या है, इन चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करता है ट्रेनिंग के अंदर। ओके भैया, अगर मैं बात करूं, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग साइकिल इज जनरली यूज द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेटरी पीरियड, और ज्यादातर बेटा इस साइकिल का यूज प्रिपरेटरी टाइम पर किया जाता है, मतलब कि जब शुरुआती कर रहे हो आप, जैसे कि लाइक, ठीक है, एज अ बिगिनिंग मान लो, ठीक है, तो उस समय पर आप इस साइकिल का क्या करोगे, यूज करोगे। भैया अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, ट्रेनिंग लोड इज दिस साइकिल रिलेटिवली लो, और जिसमें ना ज्यादा लोड नहीं होता, ठीक है, बस ये क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे इसमें लोड बढ़ता जाएगा। एंड मिसो साइकिल जो होता है 3 to 4 वीक की लेंथ होता है, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 21 से लेकर 28 डेज ही इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरीके से 3 और 4 वीक्स का इसका एक एवरेज पीरियड बनता है कि इतना ही इसमें पीरियड यूज किया जाता है, ठीक है। और 2 कॉमन, ठीक है, मेसो साइकिल का ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो आती है वो आती है 23, ठीक है, /5, मतलब इसमें 23 जो है बेटा वो ये है हार्ड ट्रेनिंग जिसमें दी जाएगी, और 5 जो दिया है इसका, ठीक है, स्लैश में, वो 5 है आपका रिकवरी पीरियड, जिसमें रिकवरी के लिए क्या दिया जाएगा, एथलीट को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बॉडी को क्या करे, रिकवर कर सके। और दूसरी ट्रेनिंग जो होती है इसके अंदर बेटा 16/5, जिसके अंदर 16 दिन तो हार्ड ट्रेनिंग होगी और 5 दिन के लिए रिकवरी पीरियड होगा एक एथलीट के पास। ओके, अगर मैं बात करूं बेटा मैक्रो साइकिल की, तो मैक्रो साइकिल एक सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड वाली साइकिल है, जिसके अंदर एक लंबे समय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग करी जाती है, जैसे कि लगभग आप मान लो 52 वीक्स, लगभग मतलब पूरा साल कवर कर लो इसके अंदर आप, ठीक है, पूरे साल तक हम मैक्रो साइकिल का यूज करते हैं, मतलब पूरे साल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो ये स्पोर्ट की ट्रेनिंग है, और काफी इसके अंदर 4 स्टेजेस वैसे इंक्लूड करे गए हैं, और सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है ये, ठीक है। और ये 4 स्टेजेस कौन से बेटा, इसके अंदर देखो आप, में मान सकते हो आप, एंड्योरेंस आपके, फिर इंटेंसिटी आपकी, ठीक है, और फिर कंपटीशन आपका, और फिर रिकवरी, ये 4 बड़े स्टेजेस इसमें क्या करे जाते हैं, पीरियडाइज करे जाते हैं और ट्रेनिंग किए जाते हैं इन 4 स्टेजेस को, मतलब इन 4 चीजों को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर मैक्रो साइकिल के अंदर, जिनको स्ट्रॉन्ग करना होता है, स्ट्रेंथ करनी होती है इन चीजों पे, ठीक है। और ये मैक्रो साइकिल जो पीरियड है उसका 52 वीक्स कम से कम होता है, मतलब पूरा होल ईयर, मतलब पूरा साल ही लगा लो लगभग लगभग आप इसके अंदर, क्लियर, और काफी लॉन्ग रेंज पीरियड है बेटा ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है। देखो अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ के टाइप्स और मेथड्स की बेटा, कि किस तरीके से हम मतलब स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं और कितने टाइप की हमारी स्ट्रेंथ होती है, तो अगर मैं स्ट्रेंथ की टाइप की बात करूं तो बहुत सिंपल है, आपको बताता हूँ। हमारे स्ट्रेंथ के जो टाइप होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, एक डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है हमारी, ठीक है, और एक स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है हमारी, ठीक है। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है हमारी वो 3 तरीके की होती है। देखो सबसे पहली आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें आप पूरी की पूरी जान लगा दोगे, पूरी मतलब अपनी बॉडी की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारी यूज करोगे आप किसी भी काम को करने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम। एंड फिर एक्सप्लोसिव में आप क्या करोगे कि स्ट्रेंथ तो लगाओगे पर पूरी नहीं, थोड़ी लगाओगे, एक पीरियड के साथ काम करोगे। एंड्योरेंस के अंदर होता है बेटा कि आप एक लंबे पीरियड के लिए यूज करोगे अपनी स्ट्रेंथ को, और थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा एक बार में ओवरलोड नहीं करना आपको, थोड़ा थोड़ा करोगे आप इसके अंदर, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ का यूज। और स्टैटिक का ऐसा बेटा कि देखो स्पोर्ट के अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ का कोई यूज नहीं होता, ठीक है, ये नॉर्मली बस हमारी बॉडी को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए मान सकते हो आप इसे। ओके भाई, अगर मैं टाइप्स की सॉरी मेथड्स की बात करूं कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल, सबसे पहला जो हमारा मेथड है बेटा वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है हमारी, और जिसको आप यहाँ देख सकते हो, आप पहले यहाँ पे पिक्चर देखो, ये देखिए, ये जो गर्ल्स कर रही हैं आप देखो,
यहाँ पे तीनों गर्ल्स जो मतलब यहाँ पे कर रही है, आप एक चीज देखो इसमें, ये स्टैटिक है एकदम, बिल्कुल भी हिल झुल नहीं रही है ना, एकदम रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, लेकिन अलग अलग पोजीशन के अंदर आप देखो, ठीक है। तो बेटा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, अपनी मस्कुलर टेंशन मतलब मस्कुलर को पेन करेंगे अपने, उसको पूरी टेंशन देंगे मस्कुलर को, ठीक है, पर विदाउट एनी विजुअल मूवमेंट, लेकिन बिना किसी विजुअल मूवमेंट के, मतलब आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करोगे मूवमेंट, और आप रेस्ट पोजीशन में रहोगे और अपनी मसल्स को स्ट्रेस दोगे बहुत ज्यादा, ठीक है, इसके अंदर। और इस एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिटेड होते हैं बेटा हमारे, जैसे बेनिफिट रिक्वायर लिटिल टाइम, ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती इसके लिए, आपके पास 10 से 30 सेकंड आप परफॉर्म करो रेगुलरली इसको, और ये रिहेबिलिटेट करती है आपकी मसल्स को, मतलब मसल्स को आपके बार बार, ठीक है, रिहेबिलिटेट करती है, मतलब तैयार करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, और आपके जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे भी इंप्रूव करती है ये, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल भी आपको मूव नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट वाला तो होना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, एकदम रुकना है आपको, बॉडी को एकदम स्टेबल रखना है, ठीक है, और अपनी मसल्स को जितना स्ट्रेस दे सकते हो उतना स्ट्रेस दिया जाता है इसके अंदर बिना मूवमेंट करे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है, ठीक है, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। भाई अगर मैं बात करूं बेटा आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ठीक है, आइसोटोनिक, देखो ये एक्सरसाइज आप देख सकते हो, जैसे कि पिक्चर में देखो इन्हें भी आप, यहाँ पे देखो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करते हैं पता है, हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अपनी, ठीक है, मसल्स का फोर्स लगाकर, ठीक है, कोई भी मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो ये गर्ल देखो यहाँ पे इन बोल्ट्स के साथ, और ये देखिए यहाँ पे डंबल वगैरह मतलब जो प्लेट्स वगैरह उठा रहे हैं, चेस्ट मार रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, ये रबड़ को खींच लिया ऐसे। तो इस तरीके से बेटा जैसे कि जिम में हम जाते हैं तो जिम वगैरह में हम जैसे करते हैं डंबल वगैरह उठाना, ये सब करना, वो सारा बेटा आप आइसोटोनिक मान सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में या उसको मूवमेंट कराने में, ओके। चलो इसकी डिफाइन भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैं डिफाइन की बात करूं बेटा इसकी, तो देखो दोज एक्सरसाइज इन बीच मस्कुलर एफर्ट, ये वो एक्सरसाइज होते हैं जिसमें हम मस्कुलर एफर्ट्स लगाते हैं इन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, बीच फोर्स इज अप्लाइड, वो भी क्या करके फोर्स को अप्लाइड करके, एज अ कॉल्ड आइसोटोनिक या आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर में दिखाया, इसके बेनिफिट्स क्या बेटा, देखो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करता है और बिल्ड करते हैं आपके मोशन मसल्स को, मतलब मसल्स को हमेशा मोशन में रखते हैं, अच्छा रखते हैं, और ये डेली लिविंग के लिए काफी बेहतर होती है एक्सरसाइज। और लिटिल और नो स्पेशल इक्विपमेंट्स, इसके लिए भी कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, और चाहिए भी तो थोड़े ही इक्विपमेंट्स में आपका काम हो जाएगा। एंड मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे मसल्स को मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ये, और हमारे इंप्रूव करते हैं बोन डेंसिटी, और हमारी जो बोन डेंसिटी होती है उसको भी इंप्रूव करते हैं, और साथ में रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बताया था एक ऐसी प्रॉब्लम बेटा जिसमें हमारी बोन्स का जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी बीमारी या ऐसी चीज को होने से भी क्या करते हैं, कम करते हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें आइसोटोनिक, ठीक है। और साथ में फिर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी क्या करते हैं, हमारे इंप्रूव करते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा आगे देखेंगे हम आइसोकाइनेटिक एनर्जी, आइसोकाइनेटिक, ठीक है, सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, हमारी जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है ये बेटा ऐसी एक्सरसाइज है जिनको हम ना डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है हमारी या आइसोटोनिक, मतलब दोनों ही एक्सरसाइज मान लो कंबाइंड है इसके अंदर, ऐसी एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। देखो जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा है कि इन स्पोर्ट या गेम्स इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड, किसी भी गेम में या स्पोर्ट में डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि प्योरली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ठीक है, या फिर प्योरली आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट बिकम अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो कई मतलब कॉम्बिनेशन होता है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन बनाती है, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं बेटा अपने, ठीक है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर्स में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस आपको यहाँ पे शो हो रही है, ओके। आगे बात करते हैं बेटा हम एंड्योरेंस की अपनी, ठीक है। देखो एंड्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो एंड्योरेंस हमारे इसके टाइप्स क्या है, इसके मेथड्स क्या है, और किस तरीके से हम अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं, मतलब वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपने एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं, मतलब एक ऐसी अवेलेबिलिटी बेटा जो हमारी लाइफ को, ठीक है, सॉरी हमारी बॉडी को सस्टेन करते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक काम करने के लिए, ठीक है, एक ऐसी अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो देखो मैं आपको बता भी देता हूँ एंड्योरेंस की डिफाइन यहाँ पे, इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, एक ऐसी अवेलेबिलिटी जो सस्टेन कर रही है हमारी फिजिकल एक्टिविटी को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसी अवेलेबिलिटी है जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को एक लंबे समय तक करने में हमारी क्या कर रही है, मदद कर रही है, ओके।
अब यहाँ पे देखो बेटा टाइप्स ऑफ एंड्रॉन्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंड्रॉन्स अकॉर्डिंग टू नेचर। सबसे पहले हम इसके नेचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि नेचर ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का नेचर क्या है, उसके बेस पर एंड्रॉन्स को किस तरीके से हमने क्या करा है, बांटा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा नेचर के हिसाब से बेसिक एंड्रॉन्स, फिर आपका जनरल एंड्रॉन्स, ठीक है, और फिर स्पेसिफिक एंड्रॉन्स होता है हमारा। ये 3 टाइप के होते हैं एज अ नेचर ऑफ एक्टिविटी। फिर अगर मैं बात करूं बेटा ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेस पर, मतलब समय के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से कितने हमारा एंड्योरेंस होता है, पहला, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्पीड एंड्योरेंस, फिर हमारा शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हमारा, फिर मिडल टर्म एंड्योरेंस हमारा, ठीक है, मिडल टर्म, उसके बाद हमारा देन लॉन्ग टर्म हमारा, ठीक है बेटा। फिर हमारा ये आता है लॉन्ग टर्म, मतलब काफी लंबे समय के लिए जो होता है, ओके। तो ये 4 होते हैं हमारे, जो हमारे ड्यूरेशन के बेस पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा एंड्योरेंस को हमारे, ओके। चलो आगे बात करते हैं कि वो कौन से मेथड है बेटा जिसकी मदद से, ठीक है, हम अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं या फिर इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3 मेथड्स हमारे होते हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने के। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस, फिर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फिर फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की खास बात बताता हूँ बेटा मैं आपको। सबसे पहले तो कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की खास बात पता क्या है, कि इस मेथड के अंदर हमें कॉन्टिन्यूसली एक लंबे समय तक क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ओके। लंबे समय तक ट्रेनिंग करेंगे हम इसके अंदर, और जिसके कुछ एडवांटेजेस हमें मिलेंगे। जैसे कि देखो क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला एडवांटेज तो बेटा हमें यही मिलेगा कि हमारा इनहेंस हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजेन इन मसल्स और लीवर। हमारे लीवर में और मसल्स में हमारा जो ग्लाइकोजेन है वो हमारा बढ़ जाएगा। मतलब एज अ एक प्रोटीन होता है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है इसको चैप्टर में कि ग्लाइको जो है, जो जैन होता है, ग्लाइकोजेन, ये हमारा एक प्रोटीन होता है एक तरीके का, और इसकी जो हमारी मतलब मसल्स और लीवर को काफी इंपॉर्टेंट होती है इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, इस एक्सरसाइज से, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एक्सरसाइज से हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। फिर उसके बाद साथ में इतना ही नहीं, इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और उसका साइज भी बढ़ता है। और आपको पता है सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, हमारा पावर हाउस कहलाता है ऐसा सेल्स का, जो हमारी सेल्स को एनर्जी देता है। तो हमारे सेल्स को इससे फायदा पहुंचता है, ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काफी मदद मिलती है बेटा इन एक्सरसाइज से। और साथ में हमारे वेल डिटरमाइंड ड्यूरिंग द फैटिग, कि हम थक भी गए तब भी हमारी विल पावर क्या होती है, कम नहीं होती। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है हमारे अंदर और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्लियर। ये कुछ फायदे हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के, ओके। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का इसके अंदर देखो क्या होता है कि ना, हम क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, कुछ भी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन एक समय के लिए करेंगे, फिर थोड़ा गैप ले लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा एक रेस्ट ले लेंगे रिकवरी के लिए, फिर वापस से करेंगे, फिर दोबारा रुकेंगे, फिर करेंगे। इस तरीके से हमने इंटरवल ले लेके हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और काफी बेटर होता है ये किसी भी एथलीट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक है, मेथड एथलीट के लिए। और इससे काफी एंड्योरेंस बढ़ती है, ठीक है, इवेंट के लिए। और ज्यादा इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं होती है इसको करने के लिए। और ये हमारे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। उसके बाद शॉर्ट टाइम के अंदर एथलीट जो होता है इसके अंदर अपनी पीक परफॉर्मेंस को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। एकदम शॉर्ट टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव कर पाता है आपका जो एथलीट होता है, ठीक है। उसके बाद लोड और इंटेंसिटी जो होती है वो ट्रेनिंग जो होती है, मतलब ट्रेनिंग के हिसाब से इंक्रीज होती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे से, अलग अलग तरीकों से, ओके। और वो भी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एथलीट, मतलब एथलीट का जिस तरीके का कन्वीनियंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करी जाएगी, वो इंक्रीज किया जाएगा लोड उसका। और प्रॉपर कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट क्या होती है इसमें, हो पाती है आसानी से। फिर इंटरवल रिकवरी पीरियड होता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कंटिन्यूअसली हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर एक रिकवरी पीरियड मिलता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर। तो ये बहुत बेनिफिट है इसके। पर बेनिफिट के साथ में बेटा इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज कि बंदा कई बार क्या होता है, इस मेथड से अपनी पीक परफॉर्मेंस पे तो पहुंच जाता है, पर कंपटीशन होने से पहले वो पीक परफॉर्मेंस पे होता है, पर कंपटीशन के पहले ही, ठीक है, उसकी जो पीक परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। और मोर चांस होते हैं बेटा इंजरीज होने के, मतलब एथलीट को कई बार इसमें क्या हो सकती है, इंजरीज भी हो सकती है। एंड रेगुलर ट्रेनिंग कैन बी लेड टू बी हार्ट प्रॉब्लम, और कई बार हार्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है किसी भी ट्रेनिंग को, मतलब जो ट्रेन ले रहा मतलब एथलीट जो होता है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से। बेटा तीसरा जो ट्रेनिंग मेथड है वो हमारा फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर देखो इसके फायदे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हार्ट रेट जो होता है वो काफी अच्छा हो जाता है एथलीट का, जिससे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है।
उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस अच्छी हो जाती है हमारे एथलीट की, क्लियर। और स्प्रिंटिंग इंटरवल्स के कारण क्या होता है, बॉडी जो होती है वर्सेटाइल होती है, मतलब जो एथलीट की बॉडी होती है वो चेंजेबल बन जाती है। और फ्लेक्सिबल नेचर होता है इसका, क्योंकि इसमें भी मतलब रिकवरी पीरियड मिलता है, ठीक है, एथलीट को। और नंबर ऑफ एथलीट जो होते हैं ज्यादातर इस ट्रेनिंग को क्या करते हैं, सिमुलटेनियसली मतलब एक साथ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर और उसको ज्वाइन करते हैं। और ज्यादा इक्विपमेंट्स की के लिए जरूरत नहीं होती, मतलब इस मेथड को अगर आपको करना भी है तो ज्यादा इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है। ये मान लो नो इक्विपमेंट्स की जरूरत है आपको, ठीक है, तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। एंड इट कैन बी इजीली अलर्ट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू एथलीट नीड, और एथलीट की नीड के हिसाब से क्या हो सकता है इसके अंदर बदलाव और चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके भाई, अगर बेटा बात करो डिसएडवांटेज भी है कुछ, डिफिकल्टी होती है टू कीप वॉच, क्योंकि हर टाइम एक ट्रेनी जो होता है वो वॉच नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और ऑफन भी एथलीट गिव अप एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को कई बार ना एथलीट जो होता है वो गिव अप कर देता है, कि मतलब हार मान जाता है इस मैटर में कई बार। और कई बार एक्सीडेंट होने के भी क्या बन जाते हैं, चांस बन जाते हैं, क्योंकि इट इज नॉट प्री प्लान, क्योंकि प्री प्लान तो होती नहीं है कि हमें ऐसा करना है। इस वजह से कई बार ना इंसिडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये तीसरा मैटर था बेटा। तो ये तीन बड़े मैटर थे हमारे, जिसकी मदद से हम अपने एंड्योरेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा स्पीड की, क्लियर। देखो स्पीड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होता है, और किस तरीके से हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा स्पीड की, तो एक अवेलेबिलिटी है ये टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, एक ऐसी अवेलेबिलिटी जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, वो भी मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में आप कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, समझ रहे हो, कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, उस एबिलिटी को हम कहते हैं स्पीड। देखो स्पीड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मसल्स फाइबर आपके कैसे हैं, फास्ट ट्विच मसल्स कैसी हैं उसको लेवल का, फिर मोटर्स और सेंसरी नर्व्स कैसी हैं आपकी, और स्पीड किस तरीके की है आपकी, ठीक है, और इंडिविजुअल मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है आपकी, बहुत सारे फैक्टर है मतलब, ठीक है, जो इसको इफेक्ट करते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या आपकी मसल्स की, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इस चीज को। ओके, और फिर साथ में एनर्जी कितनी स्टोर कर पाते हो आप एक टाइम पे, ताकि आप सप्लाई कर सको, ठीक है, भागते समय। तो ये थोड़े से मतलब फैक्टर्स को याद कर लेना स्पीड को जो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्पीड के टाइप्स कि स्पीड के क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो पहला टाइप रिएक्शन अवेलेबिलिटी, ठीक है, फिर दूसरा एक्सलेरेशन अवेलेबिलिटी, तीसरा मूवमेंट अवेलेबिलिटी, चौथा लोकोमोटर अवेलेबिलिटी, और आपका पांचवा है स्पीड एंड्योरेंस। और जो रिएक्शन अवेलेबिलिटी है उसको दो उसमें बांटा गया है, एक सिंपल में सिंपल रिएक्शन अवेलेबिलिटी और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अवेलेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं इसके। डन। चलो अब हम बात करते हैं कि बेटा हम किस मेथड की मदद से इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्पीड को। अगर मैं बात करूं तो देखो स्पीड को एक्सेलरेशन रन की मदद से और स्पेस रन, ये दो मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, अगर हम स्पीड को इंप्रूव करते हैं तो उसके एडवांटेज हमें क्या मिलेंगे, तो देखो इसके एडवांटेज क्या मिलेंगे हमें। सबसे पहला एडवांटेज रेड्यूस इन रिएक्शन टाइम, हमारे रिएक्शन टाइम में क्या होगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। स्पीड अच्छी होगी तो रिएक्शन टाइम में कमी आएगी, क्यों, क्योंकि हम जल्दी कर पाएंगे किसी भी चीज को, जल्दी भाग पाएंगे। और प्लेयर एबिलिटी टू गेट मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्पीड क्या करेगी उसको अर्लीस्ट इंप्रूव, जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट देने में मदद करेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी वो किसी भी चीज को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। एंड एफिशिएंट एंड हार्मोनियस फिजिकल एक्टिविटी होगी उसकी, और इंक्रीज करेगी एबिलिटी रिटेन मैक्सिमम स्पीड, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है उसको रिटेन करने में मदद करेगी। उसके बाद अब आगे बात करते हैं मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देखो क्या होती है और उसके टाइप्स और उसके मेथड क्या है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं डिफाइन की बात करूं, ठीक है, तो बेटा जी अगर उसकी मीनिंग या डिफाइन की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक एबिलिटी होती है। ये एक ऐसी एबिलिटी जो एग्जिबिट कर रही है वाइड रेंज और एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट बाय इंडिविजुअल जॉइंट, कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट होते हैं, वो कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब कितने वो मूव कर सकते हैं, कितने वो मूवमेंट कर सकते हैं, कितने एम्पलीट्यूड, मतलब कितनी ऊंचाई तक पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा हमारे, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर या हमारी लाइफ में। तो देखो सबसे पहले ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन इंश्योर मोर फोर्स एंड स्पीड डेवलप बाय मसल्स। आपको पता है अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मोशन इंश्योर हो पाएगा और स्पीड डेवलप हो पाएगी, ठीक है, हमारे लिए। उसके बाद ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद इन द मिनिमम मस्कुलर टेंशन। मिनिमम मस्कुलर टेंशन मतलब ज्यादा आपको मस्कुलर टेंशन भी नहीं, मतलब ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं पड़ेगा आपको अपनी मसल्स पर, और आपको अच्छी मूवमेंट मिल पाएगी उससे, ठीक है। और रिड्यूस कर पाओगे आप स्टिफनेस इन जॉइंट, मतलब ज्यादा दर्द वगैरह जो होता है, मतलब थोड़ा दिक्कत आती है जब भागने कूदने में,
तो उसको भी आप क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो गया अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो गया आपके पास तो। इट रेड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, और इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ इंजरीज भी कम हो जाती है, और मेंटेन अप्रोप्रिएट पोस्चर्स, और पोस्चर्स जो होते हैं आपके परफॉर्मिंग टाइम पे वो बढ़िया बने रहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंस है। और टाइप्स देखो फ्लेक्सिबिलिटी के, सबसे पहला टाइप्स अगर मैं बात करूं तो वह पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है बेटा एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, जॉइंट्स की टू मूव, ठीक है, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है मैक्सिमम रेंज में, ज्यादा से ज्यादा रेंज में एक्सटर्नल हेल्प की मदद से, जैसे कि स्ट्रेचिंग विद पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना। फिर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी देखो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, बिना एक्सटर्नल हेल्प के, ये सेल्फ मूवमेंट के, आप ज्यादा से ज्यादा रेंज में क्या कर रहे हो, मैक्सिमम रेंज में आप मूवमेंट कर पा रहे हो। जैसे कि लाइक एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है, जिसका मतलब इसमें आ गया कि स्टेशनरी पोजीशन में आप कितना कर पा रहे हो, जैसे कि चक्रासन या टॉय टचिंग लाइक। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में बेटा क्या होता है कि आप मोशन करते टाइम, मतलब मूवमेंट करते टाइम कितना फ्लेक्सिबल कर पा रहे हो, कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो अपनी बॉडी को, जैसे कि लाइक डाइविंग करते हो, जैसे कि आप पानी में कूद रहे हो, ठीक है, या जिम्नास्टिक करते हुए, उस तरीके से। मेथड क्या है बेटा इंप्रूव करने के, सिंपल मेथड है एकदम फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के भी, बहुत सिंपल। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, स्लो स्ट्रेचिंग करो, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड करो, स्ट्रेच करके थोड़ा होल्ड रखो, उसको करके स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेच करके थोड़ी देर रुको, फिर डायनेमिक स्ट्रेचिंग करो, बार बार स्ट्रेच करते रहो, ठीक है, बदल बदल के लगातार, और बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड का क्या करो, यूज करो, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, आगे आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ठीक है, क्या होती है हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, क्या होती है, और टाइप्स और मेथड्स क्या है उसको इंप्रूव करने के, डेवलप करने के। देखो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज या एबिलिटीज की, सॉरी एबिलिटीज, एक्टिविटीज नहीं एबिलिटीज, तो देखो पहली अगर मैं बात करूं तो आपकी बेटा आती है ओरिएंटेशन एबिलिटी, फिर कपलिंग एबिलिटी, फिर आपकी रिएक्शन एबिलिटी कि आपका रिएक्शन एबिलिटी क्या, फिर बैलेंस एबिलिटी आपकी आएगी, ठीक है, फिर रिथम एबिलिटी, ठीक है, और फिर एडेप्टेशन एबिलिटी आपकी, और फिर डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो ये कुछ 7 या 7 एबिलिटीज है बेटा, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज कहलाती हैं आप लोगों की, ठीक है, या स्पोर्ट के अंदर, क्लियर, किसी भी एथलीट की। मेथड क्या इंप्रूव करने के, देखो सिंपल मेथड है, बॉल और, ठीक है, बैलून टॉस करके देखो, ठीक है, उससे भी आप ये एबिलिटीज बढ़ा सकते हो, रोप जंप करो, क्लियर, जैसे कि ये लड़की कर रही है, फिर बैलेंस एक्सरसाइज करो जैसे कर रही है, टारगेट एक्सरसाइज करो, ठीक है, और जगलिंग और ड्रिबलिंग करो जैसे कि ये कर रहा है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ मेथड होते हैं जिससे हम अपनी ये, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को। ओके, अब देखो इसके फायदे क्या पहुंचेंगे हमें, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो ये हमारी मूवमेंट को इंप्रूव करेगा और क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को, ठीक है। दूसरा, प्री रिक्विजिट फॉर एक्यूरिंग मिस्ट्री एंड मूवमेंट बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से अगर हम बिलोंग करते हैं तो उसको अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। ओके, क्योंकि हम बैलेंस एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन गेम्स और स्पोर्ट के अंदर काफी काम आ सकता है, बैलेंसिंग नीड जैसे होती है, ठीक है, कभी भी कई बार हमें क्या होता है कोऑर्डिनेटिव मतलब एबिलिटीज का यूज करना पड़ता है बैलेंसिंग वाले का, तो उस समय पर हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं और काम आ सकता है। जैसे कि जिम्नास्टिक के अंदर और शूटिंग के अंदर और आर्की के अंदर आपको पता बहुत ज्यादा स्टेबल रहना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है हमें, तो उस तरीके से वहां पे काम आएगा ये। और फेनोमेना कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट को कंट्रोल करने में काम आएगा, रेगुलेशन फॉर्म करने में काम आएगा, ठीक है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम को हमारे इंप्रूव करेगा ये, और फंक्शनल कैपेसिटी को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करेगा आपके परफॉर्मेंस को स्पोर्ट और गेम्स के अंदर, ठीक है। ये कुछ हमारे बड़े बेनिफिट्स है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा सर्किट ट्रेनिंग मेथड की, ठीक है। देखो सर्किट ट्रेनिंग मेथड ये सारे देखो, जैसे कि देखो अल्टरनेट टॉय टच, ठीक है, होल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही है इसके अंदर, कर्लिंग हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, मसल्स का स्क्वायर लिफ्ट, स्क्वाट लिफ्ट हो रही है देखो यहाँ पे, ठीक है, लेग के लिए, और फिर ये स्कीपिंग, ठीक है, और फिर ये बेंच प्रेस हो रहा है, सिट अप, और फिर ये पुशअप्स हो रहा है, ठीक है, रोइंग पुल हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ मेथड होते हैं, तो इन्हें हम सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग। तो चलो देखते हैं इसके सर्किट ट्रेनिंग के टाइप्स। सबसे पहला देखो अगर मैं टाइप्स की बात करूं बेटा, तो सबसे पहला टाइप है टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग, एक समय के साथ, फिर कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग, फिर रिपीटेशन सर्किट ट्रेनिंग, और फिर आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक या रनिंग सर्किट ट्रेनिंग। तो ये 4 टाइप की आपकी ट्रेनिंग होती है जो सर्किट ट्रेनिंग होती है। ओके, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मतलब इनके फीचर्स की। तो देखो एकदम सिंपल होता है इनको लर्न करना और एग्जीक्यूट करना,
और परफॉर्म करना विद द मीडियम वेट और रेसिस्टेंस, मीडियम वेट के साथ आप इसको कर सकते हो। और मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन बार बार करो उसी चीज को, मतलब बार बार करो, जैसे कि हम जिम में कई बार क्या करते हैं, हर एक्सरसाइज को बार बार करते हैं, हर हफ्ते करते हैं वैसे। और एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ जो होती है मेन एम होता है इसका, ठीक है, डेवलप करना। और होल बॉडी पार्ट्स इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज करते हैं। और ट्रेनिंग मेथड ड्यूरिंग द, ठीक है, प्रिपरेटरी पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा काम का होता है ये, ताकि हम बेसिक एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को क्या कर सके, डेवलप कर सके। और लोड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज इंक्रीज स्लोली, और जो धीरे धीरे क्या होता है हमारी ना, मतलब जो लोड होता है उसको उठाने की या उसको सहन करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ती जाती है। जैसे कि आप पहले दिन मान लो जिम गए, तो आपने 5 किलो का डंबल उठाया, फिर आप एक हफ्ते आपने करा वैसी, तो उसके बाद आपको थोड़ी लिमिट बढ़ जाती है, ताकि आप थोड़े और भारी डंबलों को उठा सको, ठीक है, जैसे कि 10 किलो 20 किलो लाइक ऐसे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा देती है कैपेसिटी आपकी। अब देखो एडवांटेजेस क्या मिलेंगे इसके। पहला एडवांटेज वही फ्लेक्सिबल मेथड है काफी, और जिम या होम पे कहीं पे भी आप इसको कर सकते हो। और मसल्स पावर और फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस बढ़ता है इससे बेटा। और कैन बी यूज टू फाइट ओबेसिटी और फिजिकल डिसेबिलिटीज, जैसे मोटापे वगैरह को आप क्या कर सकते हो इससे, ठीक है, लड़ सकते हो या उसको खत्म कर सकते हो। और लीन मास कर सकते हो, मतलब एकदम पतली बॉडी और एक स्लिम बॉडी बना सकते हो आप अपनी, इसकी वजह से फिटनेस काफी अच्छी बनी रहेगी। और इंटरेस्टिंग मेथड है ट्रेनिंग का। और रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी लंबे समय तक आपको परफॉर्म करना पड़ता है एक्सरसाइज। और कैन डू सर्किट ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू स्टेशन, अपने स्टेशन मतलब अपने सेम टाइम पर कहीं भी आप इसको कर सकते हो अच्छे से। एथलीट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको, एक्सरसाइज को। और ऑल बॉडी पार्ट इसमें एक्सरसाइज करते हैं, और इंजरीज का भी कोई रिस्क नहीं होता खास इसके अंदर, ठीक है। इस वजह से हमें इसके फायदे मिलते हैं। डिसएडवांटेज भी है कुछ, जैसे कि बेटा देखो एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है और लॉट ऑफ टाइम लग जाता है, कई बार आपको ज्यादा टाइम लगता है और स्पेस चाहिए आपको इसके लिए। फिर इंप्रूविंग मसल्स एंड्योरेंस को इंप्रूव तो करता है पर लिमिटेड इफेक्ट देता है स्ट्रेंथ को और पावर को हमारी, ठीक है। और एक लंबा समय भी लेता है। और फैटिगिंग स्पेशली फॉर बिगिनर्स, और जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको कई बार इसमें बहुत ज्यादा मतलब बोरिंग फील होता है और बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है इसके अंदर, ठीक है। और सुटेबल फॉर द पीपल, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज और अर्थरिटीज, जो अर्थरिटीज वगैरह लोग होते हैं या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये करना सही नहीं है मेथड, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है मेथड, ठीक है। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस है इसके, क्लियर। तो बेटा ये चैप्टर एकदम अब आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और अब देखो ये सारा मैंने करा दिया आपको, और अभी भी अगर इसमें कोई डाउट आपको होता है, छोटा से भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो बच्चों कोई टेंशन नहीं लेनी, कमेंट करके मुझे बता देना ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको समझ में आ गया और अच्छा लगा हो यार, तो इस वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और प्लस में वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं करा, ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियोस आपको अप टू डेट मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा लें साथ साथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब PYQ के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए आपको बाय।